नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस का राजभवन घेराव खत्म हो चुका है और हाथी बड़कला चौक पर पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। भ्रष्टाचार के विरोध में राजभवन का घेराव के करने में ये विरोध था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की तबीयत बिगड़ी और इस वजह से राजभवन कूच के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद प्रदर्शन वापस लौट गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का जो राजभवन घेराव था वो खत्म हो चुका है और हाथी बड़कला चौक पर पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोका और उसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। भ्रष्टाचार के विरोध में राजभवन का घेराव करना ही लक्ष्य था, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की तबीयत बिगड़ी और फिर राजभवन कूच के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई करण मारा की और कांग्रेस का राजभवन घेराव करने का जो लक्ष्य था वो खत्म हो चुका है और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है और हाथी बड़कला चौक पर पुलिस ने उन्हें रोका और फिर उनकी कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और राजभवन कूच के दौरान अचानक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मारा की तबीयत बिगड़ी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, आज कांग्रेस का वो राजभवन घेराव करने का लक्ष्य था और अब खबर है कि राजभवन घेराव खत्म हो चुका है। क्या कुछ हुआ इस बीच पूरे प्रदर्शन और आंदोलन के बीच में? गिरफ्तारी भी हुई है। कार्यकर्ता थे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में आज राजभवन घेराव के लिए निकले थे। कांग्रेस भवन से ये कूच कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये कह सकते हैं कि राजभवन घेराव से पहले, राजभवन से ठीक पहले हाथी बड़कला चौक पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के इस घेराव कार्यक्रम को रोकने का काम वहाँ पर किया गया। इस दौरान कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक भी वहाँ पर हुई। हल्का बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर किया गया। साथ में कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां पर मौजूद थे, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा इस घेराव कार्यक्रम में मौजूद है, पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक वहां पर मौजूद है, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम वहाँ पर किया और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम वहाँ पर करते रहे। पुलिस की तरफ से ये कह सकते हैं कि उन सभी को रोकने का कार्यक्रम वहाँ पर किया गया। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र होने लगे तो उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाने का कार्यक्रम भी पुलिस की तरफ से वहाँ पर किया गया। लेकिन इस बीच में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उनकी तबीयत वहाँ पर बिगड़ी। उन्हें पुलिस और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा उन्हें भीड़ से अलग ले जाने का प्रयास वहाँ पर किया गया। इस दौरान वो सड़क पर ही बैठकर अपने धरना प्रदर्शन को करने लगे। उनकी तरफ से लगातार ये सब चीज़ें कही जाती रही कि केंद्र सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग भ्रष्टाचार को कर रहे हैं उनको संरक्षित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार की खामोशी अभी तक बहुत कुछ बयान करने का काम यहाँ पर कर रही है, जो सही नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे वो सभी आक्रोशित नजर आ रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोल रहे थे। जी अभय, चूंकि ये प्रदर्शन चल रहा था, एक तो ये प्रदर्शन में कितने लोग शामिल थे कांग्रेस के, कौन से बड़े नेता थे या फिर कार्यकर्ता कितने थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई है और क्या उनको छोड़ दिया गया है या अभी भी पुलिस की गिरफ्त में ही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज यहाँ देहरादून पहुँचे थे। पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी अपने समर्थकों के साथ देहरादून यहाँ पर पहुँचे थे। कांग्रेस का एक घेराव जो कार्यक्रम था ये समाप्त हो चुका है। जो कार्यकर्ता आक्रोशित थे उन सभी को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया। सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को देहरादून का ही जो पुलिस लाइन है रेड फोर्स में वहाँ पर ले जाने का काम वहाँ पर किया गया। इस समय सभी जो गिरफ्तार कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस लाइन में मौजूद है
उनके नाम वहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। उनको ये जो सूचना बता रही है ये है कि कुछ देर बाद उनको वहाँ से छोड़ने का काम वहाँ पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सभी जो गिरफ्तार कार्यकर्ता उनको वहाँ पर मौजूद रखा गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज यहाँ पर उग्रसित होते हुए नजर आ रहे थे, उग्र होते हुए नजर आ रहे थे, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने इस उग्र प्रदर्शन को और जारी यहाँ पर रखने का काम करेगी, ताकि किसी भी प्रकार से कांग्रेस का जो लक्ष्य है कि सत्ताधारी दलों के खिलाफ जो जनता जागरूक करने का जो उनका प्रयास है वो जागरूक किया जा सके। जी अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, एक तो सवाल ये कि क्या ये प्रदर्शन निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में मतलब चीजें ऐसी हैं कि एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस इस तरीके से निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, विरोध दर्ज करवा रही है, या फिर निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक माहौल बनाने की कोशिश है राज्य सरकार के विरुद्ध? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज ये कांग्रेस का जो कार्यक्रम था ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कार्यक्रम था। यानी देश के सभी राज्यों में इस समय कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा और राजभवन दोनों का घेराव करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आज राजभवन घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आउट किया गया था। इसके अलावा अगर इस कार्यक्रम को दूसरे सियासी अंदाज में देखें तो ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने एकजुटता का संदेश यहाँ पर देना चाहती है। एकजुटता इस रूप है कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और निकाय चुनाव के लिए जो तैयारियां की गई है, यानी सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए जो कांग्रेस को जरूरी है, जो एग्रेशन जरूरी है, उसको दिखाने का काम आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, या प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा हो, सभी लोग एकजुटता के साथ आज यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में नजर आए। सभी ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम यहाँ पर किया। कोशिश यही की है कि इस एकजुटता को जनता के बीच में संदेश पहुँचाने के रूप में ले जाया जा सके, ताकि निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस पर भरोसा कर सके और कांग्रेस इस निकाय चुनाव को जीतने में सफल हो सके। तो कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी था और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस अपने इरादे भी जताने में यहाँ पर कामयाब होती नजर आई है। जी अब चूंकि अब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की बैठक हुई थी और इस बैठक में करण मारा और तमाम नेता मौजूद थे। निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक की गई थी। सवाल ये कि ये कहा गया कि भाई इसमें कुछ रणनीति बनाई गई है जिसके तहत निकाय चुनाव में उस रणनीति का एग्जीक्यूशन होगा। ये प्रदर्शन, ये बवाल और ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, क्या वो रणनीति का ही एक हिस्सा मानकर चला जाए या फिर ये रणनीति के बाहर की है? और जैसे कि आपने कहा कि वो दिल्ली से गाइडलाइन दी जा रही है कि कैसे रणनीति को एग्जीक्यूट किया जाए जमीन पर, ताकि निकाय चुनाव में वो माहौल बनाया जा सके और उसमें जीत दर्ज की जा सके। देखिए, इस समय कांग्रेस पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। जिस प्रकार से चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे आप मंगलौर विधानसभा की जीत देखें या बद्रीनाथ विधानसभा की जीत देखें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन यहाँ पर रहा है उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। निकाय चुनाव में ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल से लंबा समय यहाँ पर हो चुका है, निकाय चुनाव समय पर नहीं हो पाए। ऐसे में कांग्रेस अब अपने आप को एकजुट करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। आज इसी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से या इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस एकजुट होने का संदेश यहाँ पर दे रही है। निकाय चुनाव के लिए ये कह सकते हैं कि जो संभावित दावेदार थे वो भी आज यहाँ पर काफ़ी होते हुए नजर आए। उनकी तरफ से भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का काम यहाँ पर किया गया। पार्टी के नेताओं को खुश करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई है। दिल्ली से जरूर दिशा निर्देश इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर मिले थे, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। इसलिए इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी एकजुटता दर्शाने का काम विपक्षी दल यहाँ पर कर रहा है। सवाल यही है कि जो ये अभी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये उत्साह आने वाले दिनों में भी बरकरार रह सके, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी रूप में एकजुट हो सके ताकि निकाय चुनाव में उन्हें सफलता हासिल हो सके, जिसकी वो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जी अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो अगली खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों का हाथ थामा। आपको बता दें कि खैनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद परेशानियों में जी रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद के लिए सीएम धामी ने हाथ बढ़ाया। सीएम ने मामला संज्ञान में आने के बाद से चमोली प्रशासन की टीम के जरिए अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई। इसके साथ ही सीएम ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय चमोली, उप जिलाधिकारी महोदय चमोली के निर्देशन में आज हम यहाँ खैनूरी गांव में आए
और ठंड के दृष्टिगत और इनका भोजन, राशन और अन्य स्नैक्स, फल वगैरह और कंबल वगैरह लेके हम इनको फौरी राहत के तौर पे देने आए हैं। इसमें जो है आगे भी जो है समय समय पर जो है इन लोगों को जैसी भी आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है इनको मदद की जाएगी। तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले ने पूरी तरह के तरीके से तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 14 दिन में सरकार शपथ के साथ यह बताए कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम यानी कि पूरा प्लानिंग देना होगा, जिसके बाद पंचायतों के चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है, हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। तो हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही साथ फटकार भी लगाई। तो अभय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार से जवाब मांगा, सरकार के पास अब क्या कुछ ऑप्शन बचता है और कब तक ये जवाब सबमिट किया जाएगा हाईकोर्ट में? क्या कुछ रास्ता बचता है अब सरकार के सामने? देखिए, ये कह सकते हैं कि जिला पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति करने का जो आदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया गया था, जिसके पंचायत राज विभाग की तरफ से बाकायदा आदेश यहाँ पर जारी हो चुके थे, और उसके बाद जिलों में, ब्लॉक में और ग्राम पंचायतों में ये कह सकते हैं कि इस प्रशासक को नियुक्त करने का काम वहाँ पर किया गया था। पूर्व में जिला पंचायतों में जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। उसके बाद कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की जो मांग थी, उस मांग के अनुरूप भी सरकार ने निर्णय यहाँ पर लिया था। जो ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है, उनको ही प्रशासक बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। प्रत्येक को प्रशासक के रूप में अपने पंचायतों में काम करने के लिए कहा गया था। लेकिन हाईकोर्ट में जो इस समय याचिका दाखिल की गई है, उधम सिंह नगर के जो निवासी उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है, उनके साथ प्रदेश के 3 अन्य लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में अपनी स्पेशल याचिका यहाँ पर दाखिल की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से जो ये प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 2010 के नियमों का उल्लंघन होने की बात उनकी तरफ से यहाँ पर कही जा रही है, उसको लेकर अब कह सकते हैं कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार तिवारी, उनकी तरफ से सरकार को 2 सप्ताह का समय यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है कि 2 सप्ताह के भीतर सरकार को शपथ पत्र यहाँ पर दाखिल करना होगा, अपना जवाब यहाँ पर बताना होगा कि किन नियमों के आधार पर यहाँ पर हाईकोर्ट और किन नियमों के आधार पर सरकार ने पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का काम यहाँ पर किया है। प्रशासक के रूप में जो निवर्तमान जिला अध्यक्षों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को जो कमान दी गई है, वो किस आधार पर सरकार ने यहाँ पर दी है, उन सभी चीज़ों को लेकर स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा कई और अलग अलग नियमों में, यानी जो पंचायत राज अधिनियम है उसके कई और जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुरूप भी कई याचिकाएं वहाँ पर दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ताओं ने नियमों के उल्लंघन की बातें वहाँ पर कही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के पास विकल्प अभी मात्र यही है कि जो पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल अभी समाप्त हो चुका है, उसको लेकर आगामी जो पंचायत चुनाव होने, उसको लेकर एक शेड्यूल यहाँ पर तैयार करें, ताकि बताने का काम किया जा सके कि जल्द ही सरकार पंचायत चुनावों में जाने का काम यहाँ पर करेगी और फिर जो प्रशासक की जो व्यवस्था अभी वैकल्पिक रूप में रखी गई है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की जो मुसीबत है वो कम नहीं बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक अभी पंचायत चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि अभी निकाय चुनाव पिछले 1 साल से नहीं हो पाया, अभी भी निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर नहीं हो पाया। ऐसे में पंचायतों में भी स्थितियाँ इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाए क्योंकि जो नई निकायाँ बनी हैं, उन निकायों में किन ग्रामों को शामिल किया गया है, किन पंचायतों को शामिल किया गया, उसका परिसीमन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो जब तक वो परिसीमन स्पष्ट नहीं होगा, तब तक पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो पाएंगे। तो सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी है। देखना यही है कि सरकार अगर हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र दाखिल करती है 2 सप्ताह के बाद, तो उस शपथ पत्र में किन नियमों का हवाला देती है और कब तक पंचायत चुनाव कराने की बात सरकारी तरफ से कही जाती है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। जी अबे, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव की स्थिति तो चलिए धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जा रही है। पंचायत चुनाव में प्रशासकों की तैनाती और फिर तमाम सवाल जो इस बीच खड़े हुए, अब उसका जवाब देना है सरकार को। अब 14 दिन का समय बचा हुआ है। अब निकाय चुनाव तो छोड़ दीजिए, पंचायत चुनाव में सरकार के पास क्या ऑप्शन बचते हैं और ये पंचायत चुनाव कब तक कराया जाएगा और इसके क्या कुछ कार्यक्रम या फिर जो कहते हैं ना ग्रीन बुक तैयार किया गया, वो ग्रीन बुक क्या है, क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी जमीनी स्तर पर दिख रही है, जो कि हाईकोर्ट में वही तो सबमिट होगा। देखिए,
इसे इस रूप में समझ सकता है कि पंचायतों में प्रशासकों को जो नियुक्त करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव होने तक या चुनाव से पहले जो नियम जो संबद्ध है तब तक प्रशासकों का कार्यकाल रहेगा। यानी 6 माह से पहले या 6 माह तक ही प्रशासक सिर्फ काम वहाँ पर कर पाएंगे। अगर 6 माह तक पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाता है तो फिर जो प्रशासक नियुक्त करेंगे उनका कार्यकाल समाप्त स्वतः ही यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर 6 माह तक भी ये पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्व में निकाय चुनाव में ये सब चीज़ें देखने को मिली है, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया था। 1 साल का समय व्यतीत हो चुका है, निकाय चुनाव नहीं हो पाए, प्रशासकों के भरोसे ही अभी निकाय यहाँ पर चल रही है। उसी प्रकार से पंचायतों में भी ये कह सकते हैं कि अगर तय समय पर चुनाव नहीं होते तो प्रशासकों के हवाले ये पंचायतें यहाँ पर रहेंगी। और अभी ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव की तैयारियाँ स्पष्ट रूप से सरकार के सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो पाते तब तक पंचायत चुनाव की कोई भी तैयारी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराने में भी अभी कई तरीके की दिक्कतें सरकार के सामने हैं और वो अभी जल्द होते हुए नहीं नजर आ पा रही। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आज नवनियुक्त उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने अस्पताल में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत को ठंड से बचाने के लिए शहर में जगह जगह अलाव जलाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि कल तक सभी कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कराया जाएगा। गए थे और रैन बसेरे में कुछ अभी का थोड़ा बहुत कार्य होना है, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि इसको कल तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है और जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं जिस एरिया में या जहाँ पे पशुओं के रहने की संभावना है तो वहाँ पे अलाव ज़रूर जलाएं। तो ये अलाव जलाने का कार्य तो शुरू हो जाएगा आज से ही और जो निर्देश दिए है उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। तो खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जिलाधिकारी ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताते हुए सभी सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम की कोर्ट केसों में भी काफी खामियां मिली। आयुक्त ने एडीएम को 1 महीने का समय दिया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सिस्टम में सुधार के निर्देश दिए। जो कलेक्ट्रेट है इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसमें कलेक्टर का न्यायालय है, यहाँ पे 2 एडीएम्स हैं उनके न्यायालय है, इसको देखा गया और जो कलेक्टर के न्यायालय हैं इसमें व्यवस्था ठीक मिली। केवल एक पर्टिकुलर न्यायालय में मुझे लगता है कि काफ़ी कमियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा CRA सेक्शन है, जहाँ पे राजस्व की जो वसूली है, अलग देयक आते हैं, उनको भी देखा गया और इसमें वसूली की स्थिति ठीक पाई गई। कुछ माइनिंग के मामले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा गति लाने की आवश्यकता है और सरकार का रेवेन्यू वहाँ पे इससे निकल के आएगा और बाकी सब पटलों पे जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक पाई गई। तो प्रदेश भर में निकाय चुनाव में आरक्षण जारी होने के बाद जहां निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो वहीं खटीमा नगर पालिका में कई दशकों के बाद सामान्य सीट होने के बाद इस बार चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी इस निकाय चुनाव में अध्यक्ष सहित सभासदों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुनाव को रोचक बना दिया है। तहसील परिसर में पूर्व सैनिक संगठन ने बैठक कर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी, बीजेपी से टिकट मांगा है। हमारी रणनीति है कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर जितने वार्ड हैं, वार्डों में जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, यदि उनका यदि टिकट किसी कारणवश नहीं आया तो उसके लिए आज हम आपत्ति लगा रहे हैं जिस कारणवश नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मेरा स्वयं का नाम गया हुआ है संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को, तो हम यहाँ पर क्योंकि पूरा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, पूरी सैनिकों की आवाज़ यही आ रही है कि भाई इस बार जो है सैनिक संगठन को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80% जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है।
जो यहाँ पर है। बाकी उसके अलावा जो सैनिक नहीं भी है तो उनके परिवार के रिश्तेदार मैं सभी तकरीबन जो खटीमा क्षेत्र में है जो गांव में बैठे हुए थे तो उनके मकान यहाँ पर आ गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। और जो पिथौरागढ़ चंपावत के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं तकरीबन यहाँ पर भरपूर नगर पालिका में बैठे हुए हैं, जिससे कि पूर्व सैनिक को इस बार संगठन के द्वारा पूर्व सैनिकों को इस बार यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर पूर्व सैनिक उसमें हिस्सा ले सके। तो हमारा कहना यह है साहब, हमारा खटीमा एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर 80% हमारे पूर्व सैनिक हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी विश्वास था, हमने काफ़ी तैयारी करेगी थी, हमारे जवान वहाँ पर तैयार थे, तैयारी करेगी थी। वहाँ पर महिला सीट आ गई, कहीं पर जो है जनजाति की सीट आएगी, जहाँ पर जनजाति की संख्या मात्र 60-65 की, वहाँ पर जनजाति की सीट आई है। पहली बात तो हम चाहते हैं जो हमारे सैन्य बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर हमारा जो है सैनिकों को पार्षद के लिए जो वहाँ पर सीट मिलनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अभी हमारा जो है नगर पालिका जो अध्यक्ष के लिए हमारा सैनिक हमने पहले से तैयारी करके है और हमारा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र भी है। हमने यहाँ पर कैप्टन गंभीर सिंह धामी का नाम दे रखा है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि साहब यहाँ पर सैनिकों का ध्यान रखते हुए हमारे कैप्टन सिंह गंभीर सिंह धामी को भाजपा की तरफ से टिकट मिलना चाहिए। अगर बाय दफे भाजपा ने कैप्टन गंभीर सिंह धामी का अगर टिकट नहीं दिया, हम जो है साहब अलग से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अगर गंभीर सिंह धामी खड़े होते निर्दलीय ठीक है, अगर गंभीर सिंह धामी निर्दलीय खड़ा नहीं होते तो सब हमें एक अपना सैनिक निर्दलीय खड़ा करेंगे हम, और भाजपा का सारे बाइकआउट करेंगे हम साहब। ये हम संदेश देना चाहते हैं सरकार से साहब। तो खबर पौड़ी से है, जहां साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही, जिसके झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पल भर में गंवा दे रहे हैं। इसको लेकर इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए हैं। और ऐसी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि झांसे में आए पीड़ितों को लौटा चुकी है। साथ ही लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने का अपील किया। पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को करें। तो वहीं गाजियाबाद से लैंसडाउन में घूमने आई महिला टूरिस्ट का एक टूरिस्ट गाइड को गाली देने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला टूरिस्ट अपने दोस्त के साथ लैंसडाउन घूमने आई थी और इस बीच महिला का दोस्त फोन पर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिस पर लैंसडाउन के एक टूरिस्ट गाइड ने आपत्ति जताई। तो गाइड और महिला के बीच दोस्तों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद महिला ने भी टूरिस्ट गाइड को ही गाली देना शुरू कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा और जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है और ऐसे में यहाँ आकर टूरिस्ट इस तरह की गाली गलौज करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, जिसे लेकर आसपास के लोगों ने आपत्ति जताई। तो अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकासखंड के अधिकारियों ने उत्तराखंड जन कल्याण समिति के साथ बैठक की, जिससे और भी कई संगठन जिसमें मौजूद रहे। संगठनों ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने और उन पर काबू पाने के लिए प्रशासकों से मांग की है। बैठक में संगठन के लोगों ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि मूल सुविधा न होने के कारण पलायन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और साथ ही 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हमारा 15 दिनों का कर्मिक अनशन यहाँ पे चला था। तमाम विभागों के लोग यहाँ पे आए थे और उनके आश्वासन के बाद 15 दिन के बाद उस धरना स्थल को स्थगित किया गया था 4 महीने का समय लेकर। लेकिन अभी तक 2 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तक विभाग द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 30 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे आक्रोश रैली इस संदर्भ में करने जा रहे हैं और 5 महीने में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम पुनः आमरण अनशन और यहाँ पे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र की जो मूल समस्या है
मंगरूखाल तंसाली ठंड कालिंका मोटर मार्ग जड़ी बूटी उद्योग चंदौली में 4 बेड्स। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्य में निकाय चुनाव नजदीक हैं और इसके लिए बाकायदा शासन की ओर से पदों के आरक्षण की अंतरिम सूची भी जारी की गई। नगर पंचायत थराली के देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने देवराड़ा को नगर पंचायत से अलग करने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देवराड़ा वार्ड के वासियों ने अपनी इसी मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा था। साथ ही लोकसभा चुनाव का भी पूरा बहिष्कार किया था। अपनी इसी मांग को लेकर देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने एक बार फिर निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसे देखते हुए थराली विधायक भूपाल राम टमटा देवराड़ा पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि गांववासियों की मांग मुख्यमंत्री से करेंगे और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी संपूर्ण नगर पंचायत वासी वार्ड नंबर 2 की सम्रांत जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकायों का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीटें सामान्य हो चुकी है, दावेदार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराड़ा की जनता जो कि तस है और देवराड़ा की ग्राम सभा विरोध करेगी और ये हमें विश्वास है। आज विधायक जी का आने का कारण है कि विधायक जी हमें विश्वास दिलाएंगे। विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं और विरोधी मुझे लग रहा है। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।